सुनो, अगर तुम इस वक्त रात के अंधेरे में अकेले बैठे हो तो पहले दरवाज़ा बंद कर लो और पर्दे गिरा दो। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये उस रात की दास्तान है जब एक पूरा शहर, जिसमें 3,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, सिर्फ एक ही हफ्ते में मिट्टी में मिल गया। और जो लोग बच गए, कभी कभी लगता है कि उनका जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सज़ा था। पंजाब के दिल में डेरा गाजी खान से कुछ घंटों की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का एक छोटा सा कस्बा है, कोट मिट्ठन। ये जगह अपनी सादगी और सुकून के लिए जानी जाती थी। यहाँ ना कोई ऊंची इमारतें थीं और ना ही चौड़ी सड़कें। सिर्फ 3,000 लोगों की एक छोटी सी दुनिया थी, जहाँ हर चेहरा पहचाना हुआ था। सुबह अजान की आवाज़ के साथ मुर्गियां बोलती थीं, दोपहर को बच्चे स्कूल से भागते हुए घर लौटते थे, और रात को चांद की रोशनी में बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ लंबी बातें करते थे। ये ऐसी जगह थी जहां ना कोई अजनबी आता था और ना ही कोई आसानी से छोड़कर जाता था। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात कुछ शहर के अंदर दाखिल हुआ और फिर कभी बाहर नहीं गया। 15 अक्टूबर की रात थी। वक्त था 2:47। सबसे पहला शिकार रहमतुल्लाह बना। वो 68 साल का बुजुर्ग था जिसका जिस्म पहले ही कमजोरी का शिकार था और जो पुरानी खांसी के लिए मशहूर था। सुबह उसकी बेटी ने देखा कि वो बिस्तर पर बेहरकत पड़ा है। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा इतना सुर्ख था जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही हो। उसका बुखार इतना तेज था कि पास खड़े होते ही जिस्म की गर्मी महसूस होती थी। उसकी बेटी ने घबराकर पूछा, अब्बा, आप ठीक हैं? रहमतुल्लाह ने धीरे से अपनी एक आंख खोली। वो आंख गैर मामूली तौर पर लाल थी, इतनी लाल जैसे उसमें खून भर दिया गया हो। बेटी ने सोचा कि शायद ये तेज बुखार का असर है और उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन वो हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि रहमतुल्लाह ने अचानक अपना हाथ उठाया और अपनी बेटी की गर्दन को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों के निशान महीनों तक नजर आते रहे। उस दिन कोट मिट्ठन में पहला हमला हुआ और रहमतुल्लाह पहला इंसान था जिसने किसी को काटा, लेकिन वो आखिरी नहीं था। पहले हफ्ते में लोगों ने सबको एक आम बीमारी समझा। किसी ने कहा कि शायद कोई नया वायरस फैल गया है, किसी ने इसे सीजनल फ्लू कहा और कुछ लोगों ने डेंगू का शक जाहिर किया। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए बस इतना ही कहा कि ज्यादा पानी पिया जाए और मुकम्मल आराम किया जाए। लेकिन जो लोग आराम करने के लिए लेटते थे, उनके साथ कुछ और ही हो रहा था। वो रात को उठ जाते थे, नींद में चलने वालों की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह आंखें खोलकर। वो खामोशी से उठते, धीरे धीरे चलने लगते, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। ऐसी आवाज जो सिर्फ उन तक पहुंच रही थी और किसी और को सुनाई नहीं देती थी। बीमारी का सिलसिला हर मरीज में लगभग एक जैसा था। पहले दिन उन्हें तेज बुखार होता और उनकी आंखें धीरे धीरे लाल पड़ने लगती थीं। दूसरे दिन उनके जिस्म पर काली लकीरें उभर आती थीं, जैसे रगों में खून की जगह कोई स्याह माद्दा दौड़ रहा हो। तीसरे दिन वो बिल्कुल खामोश हो जाते थे। ना वो खाना मांगते, ना पानी पीते, ना किसी से बात करते। वो सिर्फ सीधा देखते हुए लेटे रहते थे, जैसे जिस्म जिंदा हो लेकिन रूह कहीं और चली गई हो। फिर चौथी रात आती थी। उस रात जब सब सो रहे होते थे, मरीज अचानक उठ बैठता था। वो अपनी गर्दन झुकाकर और हाथ धीरे से आगे बढ़ाकर चलने लगता था। उसकी आंखें अजीब अंदाज में दोनों तरफ हिलती रहती थीं, बिल्कुल मछली की आंखों की तरह, और उसके होठों से एक गहरी घुर्राती हुई आवाज निकलती थी जो सिर्फ एक लफ्ज कहती थी, खून। पहले हफ्ते में 20 लोग मर गए, लेकिन यहां मरना असल मौत नहीं थी। एक खानदान ने अपने बुजुर्ग बाप को दफनाया। अगली सुबह जब वो फातिहा के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर अपनी जगह से हिला हुआ है, मिट्टी बिखरी हुई थी, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि कब्र बाहर से नहीं, अंदर से खोदी गई थी। शहर में दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह भूत है, दूसरों ने जिन्नात का साया कहा, किसी ने इसे अल्लाह का अजाब करार दिया तो किसी ने काला जादू का नतीजा बताया। लेकिन 14 साल की नादिया को किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी आंखों से देखा था। उसका 17 साल का भाई कामरान, जो कल तक उसके लिए खिलौने और मिठाइयां लाता था, उस रात धीरे से उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराते हुए उसका नाम लिया और कहा, नादिया बहन, मैं तुझसे प्यार करता हूं। लेकिन उसकी आंखों में प्यार का कोई असर नहीं था। वो आंखें वैसी ही लाल और खाली थीं जैसे नादिया ने दूसरे मरीजों में देखी थीं। उनमें न शफकत थी न पहचान, उनमें सिर्फ एक चीज थी, भूख।
जब शहर का थाना खाली हो गया और एसएचओ खुद इस लानत का शिकार होकर अपने ही कांस्टेबल को काट गया, तब सबको समझ आ गया कि अब कोई मदद नहीं आने वाली। न गवर्नमेंट कोई रेस्क्यू भेजेगी, न फौज शहर को घेरेगी और न ही आसमान से कोई हेलीकॉप्टर उतरेगा। कोट मित्थन को अपनी जंग खुद लड़नी थी। या तो लोग खुद को बचा लेते या फिर एक एक करके ख़त्म हो जाते। इसी वक्त उस्मान मलिक ने फैसला किया कि डर कर चुप रहना मौत का इंतज़ार करने जैसा होगा। उस्मान 22 साल का था और बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसके वालिद का इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था और अब उसकी माँ घर के अंदर बंद दरवाज़ा पकड़े कुरान की आयतें पढ़ रही थीं। उस्मान के हाथ में उसके बाप की पुरानी डबल बैरल बंदूक थी और उसके दिल में सिर्फ एक ही इरादा था, वो अपना शहर छोड़कर नहीं भागेगा। उसने शहर के बचे हुए नौजवानों को इकट्ठा किया। उनकी उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान थीं। वो इतने समझदार थे कि अपनी हिफाजत कर सकें और इतने कमज़ोर नहीं थे कि खौफ देखकर भाग जाएं। उनमें अली था, जो 20 साल का साइंस स्टूडेंट था और अपने ठंडे दिमाग और तेज़ नज़र के लिए मशहूर था। ज़ारा थी, जो 21 साल की मेडिकल स्टूडेंट थी और अपने छोटे भाई जैन की तलाश में हर खतरा उठाने को तैयार थी। बिलाल था, जो 24 साल का था और कभी शहर का सबसे बड़ा लफंगा समझा जाता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा हिम्मत उसी में नज़र आती थी। फिर सारा थी, 19 साल की, जिसने एक दिन पहले अपनी माँ पर हाथ उठाया था जब वो उसे काटने आई थी। सारा ने ये बात किसी को नहीं बताई थी और वो इस बोझ के साथ खामोश खड़ी थी। इनके अलावा तकरीबन 30 और लोग उनके साथ शामिल हो गए। कुछ के पास बंदूकें थीं, कुछ के पास छुरे या चाकू थे और एक के पास सिर्फ एक बेला था। हथियार कमज़ोर थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। उन्होंने शहर के दरमियान मौजूद पुरानी मस्जिद को अपना किला बना लिया। दरवाज़ों पर लोहे की जंगलें लगा दी गईं। 3 लोगों को छत पर नज़र रखने की ड्यूटी दी गई। बाहर ज़मीन पर मिट्टी का तेल डाला गया ताकि अगर कोई अंधेरे में करीब आए तो उसके कदम का निशान रह जाए। रात के 11 बजे पहला हमला हुआ। दूर से 7 अफराद आते हुए नजर आए। पहली नज़र में वो आम लोग लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते गए उनकी चाल ने उनका राज खोल दिया। उनके पांव ज़मीन से घिसटते हुए चल रहे थे, जैसे जिस्म पर उनका इख्तियार ना हो। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनमें से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बिल्कुल खामोश थे। जब वो मस्जिद के करीब पहुंचे तो बंदूकें चलीं। 6 हमलावर ज़मीन पर गिर गए, लेकिन 7वें ने अचानक एक गैर मामूली छलांग लगाई और पहली मंजिल तक पहुंच गया। वहां तारिक खड़ा था, जो शायद इस अंदाजे का तसव्वुर भी नहीं कर सका था। 7वें ने उसे पकड़ लिया। तारिक की चीख मस्जिद की दीवारों से टकराकर गूंजती रही और फिर धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। 1 घंटे बाद उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। सबको पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया, क्योंकि जो भी उस कमरे में जाता वो वापस इंसान बनकर नहीं आता। सुबह का सूरज निकलते ही शहर अजीब सी खामोशी में डूब गया। रात भर जो साया घूमते थे, जो दीवारों से चिपक कर चलने वाली मखलूक लोगों को घसीट ले जाती थी, वो सब गायब हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। अली ने छत पर खड़े खड़े पूरा इलाका देखा। गलियां खाली थीं, कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ तेल की बू और जले हुए बारूद की महक। अली ने नीचे उतरकर उस्मान से कहा, सुबह होते ही ये सब कहाँ चले जाते हैं? उस्मान ने गर्दन हिला दी, पता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर ये कहीं सोते हैं तो दिन में कमज़ोर होंगे, और अगर कमज़ोर होंगे तो मारे जा सकते हैं। ये उनका पहला उम्मीद भरा ख्याल था। 3 दिन तक उन्होंने खुफिया तौर पर निगरानी की। 2-2 लोग सुबह से पहले छुप कर देखते रहते। किसी ने देखा कि 2 वैम्पायर्स पुराने बाजार की तरफ गए और फिर गायब हो गए। किसी ने देखा कि कुछ शहर के पहाड़ की तरफ रवाना हुए। आखिर पता चला कि शहर के पहाड़ के नीचे एक पुरानी कान है, अंग्रेजों के ज़माने की कोयले की माइन जो सालों से बंद पड़ी थी। उसका मुंह आधा गिरा हुआ था और अंदर से ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी बू आती थी, सड़ी हुई चीज़ों की, खून की और मौत की। ज़ारा ने खुद वॉलंटियर किया कि वो अंदर जाएगी। उसने मेडिकल ट्रेनिंग ली हुई थी और उसका दिमाग मुश्किल वक्त में भी काम करता था। उसने टॉर्च ली, मुंह पर कपड़ा बांधा और अकेले अंधेरे में उतर गई। अंदर जो मंजर था वो किसी भी इंसान के लिए काफी था कि वो होश खो दे। जमीन से लेकर दीवार तक जिस्म ही जिस्म थे, हजारों, एक दूसरे के ऊपर धरे हुए, जैसे लाशें स्टैक की गई हों। उनकी आंखें बंद थीं, मुंह आधे खुले हुए,
होठों पर और दांतों के इर्द गिर्द खुश्क खून जमा था, लेकिन वो मुर्दा नहीं थे। वो सांस ले रहे थे, बहुत धीरे, इतनी धीमी सांस के शायद 1 घंटे में 1 मर्तबा उनका सीना हल्का सा उठता और गिरता, जैसे सर्दी में जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जरा ने हाथ कांपने से रोकने की कोशिश की। अगर ये सब दिन में सो रहे हैं तो यही वक्त है इन्हें खत्म करने का, उसने सोचा। तभी एक हल्की सी खराश की आवाज आई, एक जिस्म हिला, फिर एक आंख खुली, सीधा जरा पर टिक गई। वो आंख बिल्कुल स्याह नहीं थी, न पूरी इंसानी, जैसे दोनों चीजें एक साथ फंसी हुई हो। उस नजर में पहचान भी थी और भूख भी। जरा का दिल जोर से धड़का, वो मुड़कर भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माइन का अंधेरा उसके पीछे सांस लेता महसूस हो रहा था, लेकिन भागते हुए टॉर्च की रोशनी एक चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा उसे रोक गया, एक लम्हे के लिए ही सही। जैन, उसका छोटा भाई जो 10 दिन पहले गायब हुआ था। वो भी उन्हीं के दरमियान पड़ा था, आंखें बंद, होंठ सुखाए हुए, चेहरे पर खून के दाग। जरा का सांस रुक गया, लेकिन वो ठहरी नहीं। अगर वो ठहरती तो शायद वापस ना आ पाती। वो भागकर बाहर निकली, धूप में आई और सीधा मस्जिद की तरफ दौड़ी। जब वो वापस पहुंची, उसकी आंखें लाल थीं और सांस टूट रही थी। सबने उसे घेर लिया। उस्मान ने पूछा, क्या देखा तुमने? जरा ने पानी पिया, फिर कहा, हजारों हैं, दिन में सोते हैं, माइन के अंदर। बस इतना ही कहा। उसने ये नहीं बताया कि उन हजारों में जैन भी था। वो खामोश खड़ी रही, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि उन्हें दिन में माइन को आग लगानी है, तो उन्हें यह भी पता चल जाता कि उस आग में उसका भाई भी जलेगा। कॉम्बैट फोर्स के चेहरों पर थकान साफ नजर आने लगी थी। हर रात की लड़ाई, हर सुबह की गिनती, कौन जिंदा है कौन नहीं, उन्हें अंदर से खा रही थी। उम्मीद धीरे धीरे घुल रही थी। तब अली को एक पुरानी बात याद आई। शहर के बाहर रेगिस्तान के किनारे एक अजीब सा आदमी रहता था। लोग उसे हाजी खमीसा कहते थे। उम्र तकरीबन 60 साल। कहते थे कि वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, अकेला रहता है, न मेहमान न रिश्तेदार। लोग उसे थोड़ा पागल समझते थे। अली ने उस्मान से कहा, अगर कोई समझ सकता है ये क्या है तो शायद वही होगा। अगली सुबह 4 लोग निकले, उस्मान, अली, जरा और सारा। रेगिस्तान की हवा तेज थी। दूर एक पुराना सा मकान नजर आया, आधा लेबोरेटरी आधा झोपड़ी। अंदर केमिकल की बू थी। जब वो अंदर गए, हाजी खमीसा एक शीशे के कंटेनर में कुछ काला लिक्विड डाल रहा था। उसने बिना मुड़े कहा, देर कर दी तुम लोगों ने। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने सीधा कहा। उस्मान ने फौरन बंदूक निकाल ली। हाजी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और मुस्कुराकर बोला, बेटा, अगर मैं वैम्पायर होता तुम अभी तक जिंदा खड़े नहीं होते। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उस्मान ने बंदूक नीचे की। हाजी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर उसने कहा, यह वायरस आम वायरस नहीं है, ये खून में रहता ही नहीं। अली ने हैरानी से पूछा, फिर कहाँ रहता है? हाजी ने अपनी उंगली से अपने सीने पर थपथपाया। प्यास में। जब तक इन्फेक्टेड इंसान खून नहीं पीता, वायरस कमजोर रहता है, लेकिन एक बार अगर उसने खून पी लिया तो फिर वायरस एक्टिवेट हो जाता है, पूरे जिस्म में फैल जाता है, परमानेंट। जरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, इलाज? हाजी ने गहरी सांस ली। थ्योरी है, गारंटी नहीं। सारा ने बेचैन होकर कहा, क्या करना होगा? हाजी ने अपना काम दिखाया। वैम्पायर का ब्लड लो, उसे हीट दो ताकि वायरस कमजोर हो, फिर नाइट्रिक एसिड मिलाओ जो उसका आउटर शेल तोड़ दे, फिर घोड़े का खून मिलाओ। अली ने फौरन पूछा, घोड़ा क्यों? हाजी की आंखों में चमक आई। घोड़े का इम्यून सिस्टम बहुत तेज होता है। अगर कोई सिस्टम इस म्यूटेंट वायरस को पहचान कर रिएक्ट कर सकता है तो वो घोड़े का है। 3 दिन और 3 रात लेबोरेटरी में गुजरे। कोई ठीक से नहीं सोया, खाना बस जिंदा रहने के लिए। जरा सैंपल संभालती रही, अली कैलकुलेशंस करता रहा, सारा मिक्सचर्स तैयार करती रही, उस्मान बाहर पहरा देता रहा। कभी केमिकल फट जाता, कभी लिक्विड स्याह से और भी स्याह हो जाता, कभी रिएक्शन फेल हो जाती। तीसरी रात के आखिरी पहर, जब सब थककर टूट चुके थे, शीशे के फ्लास्क में अचानक एक छोटा सा बबल उठा। सब रुक गए। लिक्विड का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, काले से सुर्ख, सुर्ख से हल्का और फिर बिल्कुल साफ, जैसे पानी। हाजी ने धीरे से फ्लास्क को रोशनी के सामने उठाया। उसकी आंखें नम सी हो गईं। शायद काम करे, उसने कहा। लैब के अंदर उम्मीद की पहली हल्की सी रोशनी महसूस हुई, लेकिन सब जानते थे
असली सवाल अभी बाकी है, इसे टेस्ट कौन करेगा? सुबह का पहला नूर पहाड़ की चोटी पे फैला और कॉम्बैट फोर्स माइन के मुहाने पर खड़ी थी। आज भागना नहीं था, आज आग लगानी नहीं थी, आज उम्मीद को अंदर ले जाना था। हाजी खमीसा का बनाया हुआ ट्रांसपेरेंट सीरम स्टील के कंटेनर में था। हर सीरिंज को ध्यान से भरा गया। प्लान सीधा था। सूरज निकलते ही जब वो सब गहरी नींद में होंगे, तब एक एक को इंजेक्शन दिया जाएगा। माइन के अंदर अब भी वही बू थी, सड़ी हुई मिट्टी, पुराना खून और ठंडी नमी। जरा के हाथ सच में कांप रहे थे। वो जानती थी कि अंदर क्या है, वो जानती थी कि कौन है। टॉर्च की रोशनी में जिस्म फिर नजर आए, हजारों, एक दूसरे पर धरे हुए, धीमी सांसें, बेहरकत चेहरे। और फिर उसने देखा, एक कोने में दीवार के साथ टिक्का हुआ जैन, उसका छोटा भाई, आंखें बंद, होंठ सूखे हुए, सीना बहुत धीरे उठ रहा था। जरा ने उस्मान की तरफ देखा, उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। वो मेरा भाई है, पहले उसे। उस्मान ने कोई सवाल नहीं किया, न ये पूछा कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। बस सिर हिलाकर सिग्नल दिया। सब पहरा देने लगे। जरा खुद आगे बढ़ी। उसने सीरिंज निकाली, नीडल को जैन की रगों के करीब लगाया। एक लम्हे के लिए उसका हाथ रुक गया, फिर उसने इंजेक्शन दे दिया। कुछ नहीं हुआ। 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर जैन का जिस्म हल्का सा झटका खा गया। उसकी आंखें खुल गईं। पहले वो लाल थीं, गहरी, भूख से भरी लाल। जरा का दिल रुक गया, लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे किसी ने रंग को पानी से धोना शुरू कर दिया हो, लाल हल्का होने लगा। सुर्ख से भूरा, भूरे से उसका अपना पहचाना हुआ ब्राउन। उसकी नजर फोकस हुई। जरा, उसने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं कहां था? जरा ने जवाब नहीं दिया। वो उस पर झुक के लिपट गई। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि उसका भाई फिर से सांस ले रहा है, इंसान की तरह, और वो रोती रही। उस दिन मिशन रुका नहीं। एक एक करके सीरिंजेस चलती रहीं। 300 जिस्म हिले, 300 आंखें लाल से वापस अपने रंग में आईं। 300 लोग उठकर उलझन में इधर उधर देखने लगे, जैसे लंबी नींद से जागे हों। 300 घरों में फिर से उम्मीद लौट आई। अली एक साइड पर नंबर्स नोट कर रहा था, उस्मान सिक्योरिटी दे रहा था, हाजी हर रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था। सारा ने भी सीरेंज उठाई। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो दीवार के साथ लेटी थी। चेहरा पहचाना सा था, लेकिन वो अपने आप को रोक रही थी कि ज्यादा ना सोचे। उसने इंजेक्शन लगाया। कुछ लम्हों बाद औरत का जिस्म हिला, आंखें खुली, लाल, फिर धीरे धीरे साफ। बेटा, उस औरत ने धीरे से कहा। सारा का सांस अटक गया। वो उसकी मां थी, जिंदा, होश में, इंसान। सारा की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर उसके जहन में वो रात फ्लैश हुई। उसकी मां का उस पर झुकना, उसका डर, उसका हाथ उठना, उसका धक्का देना, और फिर खून। सारा ने अपने आप से कहा, वो मां नहीं थी, वो वैम्पायर थी। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। लॉजिक सीधा था, लेकिन दिल सीधा नहीं होता। उसने मां को गले लगाया, लेकिन उसके अंदर एक हिस्सा खाली रह गया, क्योंकि कुछ जख्म वायरस के नहीं होते, कुछ जख्म यादों के होते हैं, और उनका कोई सीरम नहीं होता। 3 दिन तक शहर में जश्न जैसा माहौल रहा। लोग जो वापस आए थे, अपने घरों में बैठकर रोए, हंसे, शुक्र अदा किया। कॉम्बैट फोर्स को हीरो कहा गया। हाजी खमीसा को लोगों ने दुआ दी। फिर तीसरी रात सब कुछ बदलना शुरू हुआ। एक आदमी ने नींद में चलना शुरू किया। वो सीधा किचन में गया, फ्रिज खोला, लेकिन खाना नहीं निकाला। उसने अपने हाथ की रगों को देखा और अपनी ही पल्स को सुनता रहा। एक औरत ने अपने शौहर की गर्दन को लंबे वक्त तक देखा, बस देखती रही, जैसे कोई चीज मेजर कर रही हो। एक बाप ने अपने बच्चे को उठाया, उसे गले लगाया, फिर उसकी गर्दन के करीब रुक गए, गहरी सांस ली। तुम्हारी खुशबू, उसने धीरे से कहा। सबसे खौफनाक बात तब हुई जब एक जवान ने अपने दोस्त से मुस्कुराते हुए कहा, तेरी पल्स की आवाज बड़ी मीठी है। अली ने फौरन ब्लड टेस्ट्स रिपीट किए। रिजल्ट सीधा था,
वैक्सीन का एक एक्टिव कंपोनेंट 72 आवर्स के बाद न्यूट्रलाइज हो रहा था। बॉडी उसे रिजेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो खुद ही टूट रहा था। मतलब इफेक्ट टेम्परेरी था। जो लोग इंसान बने थे वो दोबारा बन सकते थे। मस्जिद के अंदर फिर से वही भारी खामोशी छा गई। हाजी खमीसा ने रिपोर्ट्स देखीं और धीरे से कहा, परमानेंट क्योर के लिए हमें ओरिजिनल स्ट्रेन चाहिए। उस्मान ने पूछा, मतलब? हाजी ने जवाब दिया, पहला वैम्पायर जिससे ये सब शुरू हुआ, उसका ब्लड सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर हम उस पर बेस्ड वैक्सीन बनाएं तो शायद परमानेंट हो। एक लम्हे के लिए सब चुप रहे। फिर बिलाल ने धीरे से कहा, मुझे शायद पता है कौन। सबकी नजर उस पर टिक गई। बग्गा, बिलाल ने कहा, शहर का पागल, कब्रिस्तान में सोता था। लोग कहते हैं एक रात वो किसी अजीब रोशनी के करीब गया था। सुबह बेहोश मिला, फिर 2 दिन बाद गायब, और उसके बाद पहला हमला। अली ने होंठ भींच लिए। और अब? बिलाल ने कंधे उठा दिए। गायब? कोई नहीं जानता कहां। उस रात उस्मान को नींद नहीं आई। फिर कब नींद आई पता नहीं चला। उसने सपना देखा। कब्रिस्तान, हवा सर्दी वाली। एक कब्र के पास एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला लेकिन मुस्कुराहट साफ। वो कह रहा था, मैं यहां हूं, मैं ही असली चीज हूं। उस्मान झटके से उठा। सुबह होने का इंतजार नहीं किया गया। पूरी टीम कब्रिस्तान की तरफ गई। मंजर देखकर सबके कदम रुक गए। कई पुरानी कब्रें टूटी हुई थीं, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। मिट्टी बाहर फैली हुई थी, हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने अंदर से धक्का देकर रास्ता बनाया हो। अली ने धीरे से कहा, ये सब यहीं से निकले थे। फिर ज़ारा की नज़र एक कोने पर पड़ी। वहां एक कब्र अलग सी थी। मिट्टी नई लग रही थी, अभी तक नरम, पत्थर साफ, जैसे कल ही लगाया गया हो। सब धीरे धीरे करीब गए। पत्थर पर नाम लिखा था, बग्गा। नीचे तारीख, वही दिन जब पहला हमला हुआ था। हवा अचानक ठंडी हो गई। उस्मान ने पत्थर को हाथ लगाया। मिट्टी हल्की सी हिली और अंदर से किसी चीज ने धीरे से सांस ली। कब्रिस्तान में एक घुट घुट खामोशी छाई हुई थी। किसी की सांस भी नहीं चल रही थी। तब अचानक ज़ारा ने चीख कर कहा, उस्मान पीछे। उस्मान झटके से पीछे हटा और वहां अंधेरों के बीच हाजी खमीसा खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से काली लिक्विड धीरे धीरे टपक रही थी। वैक्सीन काम कर गई बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज अंदर से आती थी, जैसे किसी पुरानी कोठी की दीवार से, गहरी, काली और भयानक। तुम कौन हो? उस्मान ने घबरा कर कहा। मैं हाजी खमीसा हूं और मैं बग्गा भी हूं। मैं वही बंदा हूं जिसने ये सब शुरू किया, और मैं वही हूं जिस दिन तुमने सोचा कि तुम्हारी मदद हो रही है। सच्चाई सबके सामने आ गई। हाजी खमीसा ने सालों पहले वायरस डिस्कवर किया था। अपनी पुरानी रिसर्च में उसने पहले वायरस को खुद पर टेस्ट किया और पहला वैम्पायर बन गया। फिर वो कब्रिस्तान में सोता रहा, रातों को लोग काटता और दिन के वक्त छुप जाता। इसी वजह से वो बग्गा के नाम से मशहूर हो गया। जब कॉम्बैट फोर्स बनी, उसने सोचा, अंदर घुसो, इनका ट्रस्ट जीतो और वैक्सीन बनाओ, लेकिन ऐसी वैक्सीन जो असल में काम न करे, ताकि सब अपने आप को खत्म कर दे। फिर मैं शहर का राजा बन जाऊं। और अब वो सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, और तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। 300 मेरे बच्चों को वापस इंसान बना दिया। मैं खुश नहीं हूं। उसकी मुस्कुराहट और आंखों का लाल रंग दोनों ही अब डेंजर का सबसे बड़ा सिग्नल बन चुके थे। रात भर लड़ाई चलती रही। हाजी तेज था, बहुत तेज, और उसकी ताकत इंसान से परे थी। गोलियां चलीं, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। उसने अली की गर्दन पकड़ के जोर से पटक दिया। क्रंच की आवाज सुनाई दी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। जरा को एक हाथ से उठाकर 10 फुट दूर फेंक दिया। बिलाल ने पीछे से हमला किया, लेकिन हाजी ने बिना मुड़े उसका हाथ 180 डिग्री मोड़ दिया। सारा ने एक टॉर्च उठाई और हाजी के मुंह पर रोशनी मारी। कुछ असर हुआ। हाजी पीछे हट गया। तब सारा को समझ आया, रोशनी उससे दर्द देती है। सबको टॉर्च निकालो, उसने चीख कर कहा। सबने हाथ में जोथा निकाला, मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट्स, टॉर्चेस, और एक ने लाइटर जलाया। हाजी पीछे हट गया, दर्द में, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहा। रात अभी भी बाकी है, उसने कहा। सूरज निकलने में अभी 3 घंटे हैं। 3 घंटे। सब लोग एक कॉइल में बंद थे। बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि हाजी वहां था।
उस्मान के पास सिर्फ एक गोली बची थी, आखिरी गोली। वो जानता था कि ये वैम्पायर पर काम नहीं करेगी। चेस्ट शॉट बेकार था, लेकिन एक छोटी सी बात जो हाजी ने गलती से बता दी थी उसके दिमाग में थी। सूरज की रोशनी से मार सकते हो, अगर आंखों में सनलाइट पहुंच जाए सीधा ब्रेन तक। उस्मान ने अपना निशाना लगाया। हाथ कांप रहा था। हाजी आगे बढ़ रहा था, बोलता हुआ, तू मेरे बेटे जैसा था उस्मान, अगर तू मेरे साथ आ जाता। थाए। गोली उसकी आंख में लगी। हाजी का कदम रुका, हाथ लटक गए और धीरे धीरे वो गिर गया, एक बार, पूरी तरह। सबने गहरी सांस ली, जैसे 1 साल की थकान एक ही पल में निकल गई हो। सूरज निकला और हाजी की बॉडी धूप में आई। आंखों के सामने सब कुछ सच हुआ। उसकी स्किन धीरे धीरे पिघल रही थी जैसे मोमबत्ती। धीरे धीरे काली धुआं उठती गई। कोई चीख नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस राख। कोट मिठन का सबसे बड़ा दुश्मन अब सिर्फ राख बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद शहर फिर से बस गया। वैक्सीन की नई फॉर्मूला तैयार की गई, इस बार हाजी के खुद के ब्लड सैंपल से, जो कॉम्बैट फोर्स ने ओरिजिनल केव से निकाला और सुरक्षित रखा था। ये परमानेंट फॉर्मूला था। सब लोगों को लगी और सब ठीक हो गए। बच्चे फिर से स्कूल गए, लोग बाजार में गए, मस्जिद में अजान गूंजी, चाय के साथ शांति के लम्हे गुजर गए और रात को सबने सुकून की नींद ली। जरा के भाई जैन कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उस्मान ने अपनी अम्मी को फिर से गले लगाया। अली ने एग्जाम दिया, थोड़ा लेट लेकिन सक्सेसफुली। सारा ने कुछ दिनों बाद अपनी माँ की कब्र पर फूल रखा। एक भी आंसू नहीं निकला, पर दिल को सुकून मिला। कॉम्बैट फोर्स ने अपने हथियार रख दिए। एक फोटोन, एक याद, बस। कोट मिठन फिर से वापस खुशियों की वादी बन गया। 3 महीने बाद शहर के किनारे पर एक पुरानी कब्र थी। वहां कोई नहीं जाता था। कब्रिस्तान का वो कोना जहां अनकही कब्रें थीं, जिन पर कोई नाम नहीं था और जिन पर कोई कभी नहीं जाता था। एक कब्र पर नाम था करम अली। करम अली वायरस से पहले मर चुका था, अपनी नेचुरल मौत से। किसी को नहीं पता था कि हाजी खमीसा ने अपनी मौत से पहले अपना खून 5 लोगों में बांट दिया था। ये उसका बैकअप प्लान था। अगर वो मर गया तो ये 5 लोग कभी भी दोबारा बदल सकते थे। करम अली उनमें से था। उसने कभी वैक्सीन नहीं ली थी, वो केव्स में नहीं गया था और अब वो कब्र में था, पेशेंटली, पूरी प्लानिंग के साथ। 3 महीने बीत गए, शहर सो गया और फिर वो लोग निकले। रात के 3:12 पर कब्र की मिट्टी हिलने लगी। पहले एक उंगली बाहर आई, फिर हाथ, फिर बाजू और फिर एक चेहरा। आंखें लाल, मुंह से काला टपकता। मूनलाइट में एक मुस्कुराहट दिखी। वो खड़ा हुआ, धूल झाड़ती हुई, गली में देखा, सब खामोश। घर सोए हुए थे, रोशनी जल रही थी, दरवाजे बंद थे। एक कुत्ता दूर से भौंकता था, लेकिन फिर वो भी चुप हो गया। करम अली ने एक गहरी सांस ली, आखिरी बार इंसान जैसी। फिर कब्रिस्तान की दीवारों से एक आवाज गूंजी, खून। दूर एक कमरे में एक रोशन खिड़की के पास उस्मान अपनी अम्मी को रात का खाना दे रहा था। दोनों हंस रहे थे। एक छोटी सी आंच, एक छोटी सी खुशी, एक छोटा सा घर। लेकिन बाहर अंधेरे में एक साया धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। और दोस्तों, ये थी कोट मिठन की कहानी। क्या उस्मान को इसका पता चलेगा? क्या कॉम्बैट फोर्स दोबारा उठेगी, या इस बार शहर सोने से पहले नहीं उठेगा? अगर तुम्हारा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा है तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं जिंदा हूं, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में करम अली का जवाब आएगा। तब तक दरवाजा बंद रखो।